हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को। पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक साथ में मिलके आता है और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जिससे कि वो सरकार बना सके। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है लीडर, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है। उसके बाद होते हैं कुछ एक्टिव मेंबर्स, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अलग अलग पोस्ट को होल्ड करते हैं। और लास्ट में आते हैं फॉलोअर्स, कार्यकर्ता, जो कि एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो कि कैंपेनिंग और प्रचार के समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके आती है जो कि सोसाइटी का भला करती हैं। ठीक है, कलेक्टिव गुड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का भला होना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती हैं। पार्टिसनशिप का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं और उसके लिए आप लॉयल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बता रखी है इंडिया की, हमें पता है कौन सी। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी। ये बहुत ज़्यादा मेजर पार्टीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो पार्टीशनशिप पे वापस आते हैं। इसका मतलब था कि आप जो है किसी एक जो है पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, उसको फेवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके जो ओपिनियंस होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जो डिसीजंस होंगे, ठीक है, वो लॉयल्टी पे बेस्ड होंगे। कहने का मतलब है कि वो जैसे डिसीजन लेगी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और उसके खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो लोग इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं जिससे कि गवर्नमेंट बना सके। बहुत सारी डेमोक्रेसीज के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्शंस होते कैसे हैं, देखो कोई सी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। ठीक है, इलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी पार्टी का जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है हम उसको वोट करते हैं और उसको जिता देते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए हो। तो इसमें होता क्या, जैसे हम लोग वोटर्स हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम वोट करते हैं और उसे चूज़ करते हैं। बात करते हैं लॉज बनाने की। देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर आ जाती है, यानी कि गवर्नमेंट बना लेती है, उसका काम रहता है कि कंट्रीज़ के लॉज को बनाना या मेंटेन करना। बेसिकली सबसे पहले लॉज कहाँ पास होते हैं, हमारे लेजिस्लेचर के अंदर होता है। यानी कोई सा भी नया लॉ आना है, उसके ऊपर सवाल उठाने हो या उस लॉ को पास करना हो, तो कहाँ होता है, वो लेजिस्लेचर के अंदर होता है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या रहता है कि अपनी वो पार्टी बनाएगी और गवर्नमेंट को रन करेगी। अब देखो पार्टी के अंदर क्या क्या होता है, पार्टी के अंदर होते हैं लीडर्स। एक लीडर होगा जो कि मेन लीडर होगा और कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो कि अलग अलग पोस्ट को होल्ड करेंगे। तो उनको क्या होता है, ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं। मिनिस्टर्स एक गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। आगे बात करते हैं रोल ऑफ अपोजिशन की, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अपोजिशन क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि हार चुकी है इलेक्शन के अंदर। तो हार चुकी है तो क्या करेगी, ऐसे थोड़ी ना खाली बैठ जाएगी। हारने के बाद क्या करेगी, उसका काम रहता है कि जो गवर्नमेंट पावर में है अगर वो कुछ ऐसे रूल्स या फिर पॉलिसी लेके आती है जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसके खिलाफ वो बोल सकती है। तो अपोजिशन क्या करता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का काम करता है। देखो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट अभी बन रखी है वो अच्छा ही काम करेगी, हो सकता है वो फेल भी करे, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए अपोजिशन का काम होता है। ठीक है, क्योंकि अपोजिशन की बात जो है सुनी जाती है। आगे हम बात करते हैं शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस की, यानी कि हमारे जो ओपिनियंस रहेंगे, जो हमारे इश्यूज़ रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम रहता है उसको क्या करना, उससे इशू को सॉल्व करना। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, पार्टीज़ के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो जो मेंबर्स और एक्टिविस्ट जो कार्य करता है वो ऑल ओवर कंट्री में देखने को मिलते हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि हम लोगों की जो ओपिनियन है वो सरकार तक पहुंचा सकें। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, देखो उसके अलावा सरकार में जितनी भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं लोगों के कल्याण के लिए, हम उस तक इजीली अप्रोच कर पाएँ। तो इजीली अप्रोच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम तो आम नागरिक हैं, तो हम लोग एक लोकल पार्टी के लीडर के पास जाते हैं। ठीक है, लोकल पार्टी के लीडर के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, स्कीम्स वगैरह हमें जो चाहिए उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन भी दे देता है और हमें पूरा गाइड कर देता है। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। देखो होता ही है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम भरोसा ना करते हो फिर भी, लेकिन हमें एट द एंड करना ही पड़ता है क्योंकि उनके जो लोकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो हमारी हेल्प कहीं ना कहीं कर देते हैं। आगे बात करते हैं, और हेल्प इसलिए भी करते हैं क्योंकि इस टाइम जीत गए तो नेक्स्ट टाइम भी तो जीतना है ना, पावर के अंदर आना है। आगे बात करते हैं, देखो दो पार्टी सिस्टम होते हैं, एक होता है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है टू पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया में इनमें से कोई सा भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है, ठीक है, और वो अकेली जीतती रहती है, उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता था, सोवियत यूनियन के टाइम पे देखने को मिलता था। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर, ठीक है, मतलब उन्हीं का जो है वहाँ पे राज रहता है, उसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता। फिर आता है टू पार्टी सिस्टम जहाँ पे लोगों को दो चॉइसेस मिलती है, या तो अब इसको चूज़ कर लो या तो अब इसको चूज़ कर लो। ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, यूनाइटेड किंगडम के अंदर।
कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को बाइनरी टाइप चॉइस मिलती है। बाइनरी मतलब या तो इसको चूज़ कर लो या तो उसको चूज़ कर लो, ठीक है। अब देखो जैसे यूएस बहुत फेमस है, अपना अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी टू पार्टी सिस्टम होता है सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे दो लीडर्स खड़े होते हैं, हमें एक को चूज़ करना होता है। आगे बात करते हैं, देखो इंडिया के अंदर कोई सी भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है टू पार्टी सिस्टम की, ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसा फिक्स नहीं है कि टू पार्टी सिस्टम होगा या वन पार्टी सिस्टम होगा। हमारे इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसका मतलब है हमारे इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिससे कि हम कोई सी भी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब सारी किसके अंदर आती है, नेशनल पार्टीज़ कैटेगराइज की गई है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये जितने भी हमारे इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, उसको कंडक्ट करवाने का काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जनवरी 25, 1950 को बना था। ये वही दिन है जिस दिन हमारा भारत का संविधान भी लागू हुआ था, ठीक है। और देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले हमारे इंडिया के, वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एआईटीसी की। एआईटीसी क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी कि हम एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले बात करें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी की हेड कौन है, लीडर कौन है, आप जानते होंगे इनको, अगर नहीं जानते तो नाम जान लो इनका क्या है, ममता बनर्जी। अच्छा ये ऐसा क्यों बन रखा है यहाँ पे, उसको इग्नोर कर सकते हैं। देखो ये पार्टी बनी थी हमारी 1 जनवरी 1998 को, ठीक है। ये नेशनल पार्टी बनी थी हमारी 2016 को। देखो कोई सी भी पार्टी होती है वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको फेमस होना पड़ता है, कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्टी बनी थी 2016 के अंदर। सिंबल इसका क्या है, सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास, ये देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो ग्रास आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो ये क्या, फ्लावर एंड ग्रास इसका सिंबल है। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। 2016 से 2016 से और अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर पावर में है। पावर मतलब अब तक इनकी जो पार्टी है वहाँ से हटी नहीं है, अभी भी इन्हीं का रूल है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। और ये 4th सबसे लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा के अंदर, ठीक है, 4th लार्जेस्ट पार्टी है। आगे बात करते हैं अब ऐसी पार्टी है जिनके नाम आपने सुन भी रखे होंगे, हो सकता है ना भी सुन रखे हों, ठीक है। देखो पहले हम बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी होती है हमारी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी है 1984 में बनी थी। किसने बनाई थी, कांशीराम ने बनाई थी। इसका सिंबल है एलिफेंट, इसका सिंबल क्या है, एलिफेंट है। अच्छा बीएसपी जो काम करती थी मैक्सिमम, वो दलित्स के लिए काम करती थी, आदिवासी लोगों के लिए और ओबीसीज के लिए, ठीक है। मेनली बीएसपी कहाँ पे है, हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये ज़्यादातर इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वहीं जीतते भी हैं, और जीतते थे, अब तो जीतते भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं एनसीपी की। एनसीपी क्या है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी हमारी 1999 के अंदर, जो कि गांधीयन सेकुलरिज्म को फॉलो करती है। ये गांधीयन सेकुलरिज्म क्या है, इसका मतलब है गांधी की फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी जो कि हमें कहती है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और गांधीयन सेकुलरिज्म कहता है कि हर एक जो हमारा इंडिविजुअल व्यक्ति है वो सभी के सभी इक्वल हैं, आपस में सबको इक्वल रहना है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, उसके अलावा सोशल जस्टिस हम जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी की। देखो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बनी थी हमारी 1980 के अंदर, और इनके लीडर कौन थे, फर्स्ट टाइम थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को बनाया था। इसका सिंबल क्या है, लोटस। देखो आपको पता है बारिश होती है और बारिश में कीचड़ होता है, कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। हिंदुइज्म में क्या होता है आप सब जानते ही होंगे, इसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। देखो 2019 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर ये जो है उस टाइम पे लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसके अंदर 303 मेंबर्स थे, ठीक है। और अभी भी पता है पावर के अंदर ही है, ठीक है। सेंटर में पावर के अंदर है, दिल्ली में भी पावर के अंदर है, और भी काफ़ी जगह पावर के अंदर है। आगे बात करते हैं सीपीआई की। सीपीआई क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे जो हिंदुइज्म वाली जो बात लिखी हुई है, ठीक है, ये फॉलो करती है, लेकिन आप इसके ऊपर कुछ भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आपका काम है सिर्फ इस चैप्टर को एक चैप्टर की तरह पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसका कि ये सिंबल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 1925 के अंदर बनी थी, और ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की थ्योरी को फॉलो करती है, मतलब बिलीव करती थी उसके ऊपर। अब ये मार्क्सिज्म क्या था, मार्क्सिज्म हमारे, आपने कार्ल मार्क्स का हो सकता नाम सुना हो। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मतलब जो भी इस टाइम पे स्ट्रगल्स थे रिवोल्यूशन के टाइम पे, उसको एम्फेसाइज किया था और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी थी, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी थी वो किस तरीके से की जाएगी, उसका तरीका क्या रहेगा, वो बात करता है हमारा लेनिनिज्म, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए था। आगे बात करते हैं अपनी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कहाँ का देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल के अंदर है और पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। 1964 के अंदर ये सीपीआई-एम से अलग हो गई थी। सीपीआई-एम क्या थी, पहले ये थी हमारी सीपीआई-एम, ठीक है, उसी में से ये सीपीआई बनी, ठीक है। तो ये थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के नाम से थी। मार्क्सिस्ट बताया मैंने आपको, जो कि इसकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। ये बनी थी हमारी 1964 के अंदर।
ये भी सेम बात है कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करती है। ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिली थी 34 सालों से 34 ईयर्स तक थी, ठीक है। 1964 के अंदर ये अलग हो गई थी। एक सेकंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है ये, इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 2019 इलेक्शन के अंदर, ठीक है, इसको सिर्फ 1.75% वोट मिले थे भाई 2019 का इलेक्शन, ठीक है। उसके अंदर कितने 1.75%, यानी कि फिनिश्ड, बाय बाय। आगे बात करें तो आईएनसी की, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी। अब इसके लीडर कौन थे स्टार्टिंग में, जवाहरलाल नेहरू थे, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्टी है इंडिया की जिसने कि रूल किया इंडिया पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी कौन सी हमारी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। याद रखें इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। ये देखो 7 स्टडी लिखा है, 7 स्टडी कौन सी पार्टी है, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो कुछ चैलेंजेस को बात करते हैं, चैलेंजेस क्या क्या फॉलो मतलब देखने को मिलते हैं, फेस करती है पॉलिटिकल पार्टीज हमारी। देखो कास्ट का सिस्टम हो गया, रिलीजियस का सिस्टम हो गया, डिविजन्स बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलर माल प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि भाई देखो हमें पता है वोटिंग के टाइम में कितने सारे झोल किए जाते हैं, ठीक है, वो सभी की सभी मैल प्रैक्टिसेस हो गई। उसके अलावा पैसे का बहुत ज़्यादा रोल है, जिस पे ज़्यादा पैसा पावर के अंदर आ जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, और साथ ही साथ रिलीजियन डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है। एड्रेस डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक इशूज़, होता क्या देखो हमें पता है कि हमारी कंट्री में एक तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जिसके चलते अलग अलग मतलब इश्यूज़ को एक साथ एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये सभी क्या है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो कि हर्डल्स हैं। हर्डल्स क्या, बाधा है, बाधा किस लिए, देखो कि इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं होती यहाँ पे, हो भी नहीं पाएगी कभी, ठीक है, कभी हो नहीं सकती इफेक्टिव गवर्नेंस, क्योंकि जब भी गवर्नेंस होगी यहाँ पे किसी ना किसी के एक तरफ फ़ायदे में झुक के होगी हमेशा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया रिक्वायर्स, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारना इंडिया के अंदर तो क्या क्या करना पड़ेगा, हालांकि सुधरेंगी कभी भी नहीं, लेकिन चैप्टर में है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी की। देखो पहली बात क्या, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजन लेती है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोगों के डिसीजन हो, ठीक है, और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो, ठीक है। ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिसीजन चूज़ करने की, ठीक है, और वो ज़्यादा लोगों के फेवर में होना चाहिए। एंटी करप्शन मेजर्स, करप्शन को रोकने के तरीके बनाने चाहिए जो कि कभी नहीं बनेंगे, और क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही करप्शन करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब रूल्स निकालना जो कि लॉज निकालना जो कि करप्शन के खिलाफ हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है हमारे, देखो हमें पता है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। उसके अंदर क्या है, क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्रिमिनलाइजेशन का मतलब है कि पता है अपने मनी पावर को यूज़ करके किसी को भी गायब करवा देना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनकरेज करना फेयर कंपटीशन को, कि जो हमारा जो कंपटीशन हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत ही फेयर हो, जो कि ऑफकोर्स नहीं हो सकता कभी भी। आगे बात करते हैं इनक्लूसिविटी का मतलब होता है कि हमें डाइवर्सिटी को एनकरेज करना है, ठीक है। हमें जो है क्या देखना है कि हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो उसके लिए काम हो पाए अच्छे से, जिसके अंदर हर प्रकार का जेंडर है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स की, पढ़े लिखे नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यानी कि वोटर्स को एजुकेट करो, राइट, कि आपको कैसे वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्या सोच के देना है, ताकि वो एक अच्छी चॉइस बना सकें। बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी पावर सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज का मतलब पावर को बांट दो, अलग अलग लेवल से बांट दो, ठीक है। कुछ पावर किसी को दे दो, कुछ पावर किसी को दे दो, जिससे कि एक जो अच्छे सिस्टम के अंदर काम हो सके। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो, यानी कि कुछ हमारी जो टेक्नोलॉजी से, लाइक हमें ईमेल टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, या फिर आपकी कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होगी। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करें जिससे कि हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, ट्रांसपेरेंट हम कम्युनिकेशन कर पाए। हमारे गवर्नमेंट को जो ऐसे पोर्टल्स बनाना चाहिए जिस पे हम डायरेक्टली इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बना रखे हैं लेकिन वो सब काम नहीं करते। आगे बात करते हैं सिविक एजुकेशन की। सिविक एजुकेशन क्या होती है, जो कि हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाती है, यानी हमें नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, और क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि हम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के वोटिंग करें, सोच समझ के लीडर्स चूज़ करें, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो एंड उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, देखो कि इस तरीके के रूल्स बनाना पार्टी के मेंबर्स के लिए जिससे कि एक एथिकल बिहेवियर हो। हमें पता है कि जब एक बार ये पावर में आ जाते हैं उसके बाद ये कैसा बिहेव करते हैं, किसी की सुनते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कोड्स बनाने चाहिए जिससे कि जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो जो एथिकल बिहेवियर के अंदर हैं, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पालन करें, जो कि हमारी कंट्री कैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे था इस चैप्टर के अंदर। बात कर रहे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। पहले तो क्या, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इंडिया जो है किस प्रकार की जो है
पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है वो पढ़ लेना। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये आपको याद करके रखनी है। क्यों? हो सकता है आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ ले। अगर एमसीक्यू में नहीं पूछता है तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्वेश्चन आता है उसके अंदर एज एन एग्जाम्पल देके आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा रिफॉर्म जरूर पढ़ लेना। रिफॉर्म्स हमारे क्या क्या चेंजेस करके सुधारा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैलेंजेस भी पढ़ लेना। ठीक है, चैलेंज मतलब आसान है, ये तो आपको पढ़ते के साथ ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई करते रहें। आप पीवाईक्यू वगैरह जरूर एक बार देख लें जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रेफरेंस मिल जाए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।